Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Yeah, I came in with a star. Ooh, yeah, I came in with a star. Bitch, I play real raw. Yeah, bitch, I play real raw. Yeah, I came in with a star. क्या आप जानते हैं ब्रुकलिन के एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का कैसे दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच पहुंचा? आज हम जानेंगे जेफरी एप्स्टीन की असली शुरुआत, उसका जन्म, स्कूल लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि अंतिम जानकारी आपको चौंका देगी। जेफरी का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। वे एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में पले बढ़े। उन्होंने ब्रुकलिन के लाफायेट हाई स्कूल से पढ़ाई की। वह गणित में प्रतिभाशाली थे। बाद में उन्होंने कूपर यूनियन और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की। इसके बावजूद उन्हें मैनहट्टन के डॉल्टन स्कूल में पढ़ाने का अवसर मिला। यहीं से उनकी लाइफ का पहला बड़ा मोड़ शुरू हुआ। जेफरी का परिवार साधारण था। उनके पिता सीमोर जी एप्स्टीन न्यूयॉर्क सिटी पार्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनकी माता पॉलिन एप्स्टीन स्कूल में सहायक कर्मचारी थीं। उनके भाई मार्क एप्स्टीन बाद में बिजनेसमैन बने। परिवार आर्थिक रूप से बहुत अमीर नहीं था, लेकिन जेफरी के सपने बड़े थे। अब अगर आप ऐसा वीडियो बना रहे हैं तो कुछ खास बातें याद रखें। शुरुआत में बड़ा सवाल पूछें, बीच बीच में सस्पेंस बनाए रखें। आगे क्या हुआ जैसा क्यूरियोसिटी गैप बनाएं। फैक्ट्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ें। अंत में नेक्स्ट पार्ट टीज करें। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। कैसे एक साधारण लड़का अरबपति बना, और फिर ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। जीवन का वह हिस्सा जहां से उनकी असली ताकत शुरू हुई। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी से आप क्या सीख सकते हैं। एप्स्टीन ने अपने करियर की शुरुआत न्यूयॉर्क के डॉल्टन स्कूल में शिक्षक के रूप में की। वह गणित और विज्ञान पढ़ाते थे। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई एलन ग्रीनबर्ग से, जो निवेश बैंक बेयर स्टर्न्स के वरिष्ठ अधिकारी थे। यहीं से उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ आया। कभी कभी एक मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। बेयर स्टर्न्स में उन्होंने ट्रेडिंग और निवेश प्रबंधन का काम किया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को स्थापित किया। जटिल वित्तीय मामलों को संभालना, अमीर ग्राहकों के लिए टैक्स रणनीति बनाना, जोखिम प्रबंधन में कुशल होना। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, जे एप्स्टीन एंड एम्प को। यह कंपनी केवल बहुत अमीर ग्राहकों के लिए काम करती थी। यहीं से उनका आर्थिक प्रभाव तेजी से बढ़ा। सबसे बड़ा प्रश्न यह था, उनके पास इतनी संपत्ति आई कहां से? उनकी ग्राहक सूची सार्वजनिक नहीं थी। उनकी आय का पूरा विवरण भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनका सामाजिक दायरा बहुत प्रभावशाली था। व्यापार जगत, राजनीति और बड़े उद्योगपतियों से उनके संबंध मजबूत हो गए। यहीं से उनकी छवि एक रहस्यमय वित्तीय सलाहकार की बन गई। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ मेहनत का परिणाम था या कुछ और भी कहानी के पीछे था? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। यह तरीका टिप्पणियां बढ़ाता है और YouTube एल्गोरिदम को संकेत देता है कि वीडियो रोचक है। समय के साथ उनका प्रभाव बढ़ता गया, लेकिन हर सफलता के पीछे सवाल भी उठते हैं। 2000 के दशक में उनके नाम के साथ विवाद जुड़ने लगे। यहीं से कहानी ने एक गंभीर मोड़ लिया। अगर आप चाहते हैं लोग वीडियो अंत तक देखें तो 1. पहले 30 सेकंड में बड़ा सवाल रखें। 2. हर 2 मिनट में नया मोड़ जोड़ें। 3. बीच में दर्शकों से प्रश्न पूछें। 4. अंत में अगला भाग देखने की उत्सुकता जगाएं। 5. कहानी को अध्यायों में बांटें। जेफरी एप्स्टीन का उभार सिर्फ धन की कहानी नहीं था, बल्कि संपर्क, रणनीति और प्रभाव की कहानी थी। लेकिन हर ऊंचाई के साथ जोखिम भी आता है, और यही जोखिम आगे चलकर उनके पतन का कारण बना। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ और विवाद कैसे बढ़े, तो अगला भाग अवश्य देखें। एक ऐसा व्यक्ति जिसके संपर्क दुनिया के प्रभावशाली लोगों तक थे, कैसे वह अचानक कानून के घेरे में आ गया, और फिर उसका अंत क्यों आज भी सवालों में घिरा हुआ है। आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन के जीवन के उस अध्याय की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि अंतिम भाग में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे
जो आज भी अनुत्तरित हैं। साल 2008 का में एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे। जांच के बाद उन्हें एक समझौते के तहत सजा मिली। यह समझौता काफी विवादित रहा। कई लोगों का मानना था कि उन्हें अपेक्षाकृत हल्की सजा दी गई। यहां से सवाल उठने लगे, क्या उनके प्रभावशाली संपर्कों ने उनकी सजा को प्रभावित किया? आपको क्या लगता है, क्या न्याय सभी के लिए समान होता है? एप्स्टीन का सामाजिक दायरा बेहद बड़ा था। उनकी पहचान कई प्रसिद्ध हस्तियों से थी। उदाहरण के लिए बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप। इन नामों का उल्लेख विभिन्न रिपोर्टों में आया। हालांकि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल संपर्क होने से अपराध सिद्ध नहीं होता, लेकिन मीडिया में यह चर्चा लगातार बढ़ती गई। यही कारण था कि मामला और संवेदनशील हो गया। साल 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप गंभीर थे और मामला संघीय स्तर पर चला। उन्हें न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल में रखा गया। पूरी दुनिया की नजर इस केस पर थी। कई पीड़ितों ने सामने आकर बयान दिए। मीडिया कवरेज तेजी से बढ़ी। अगस्त 2019 में जेल में उनकी मृत्यु की खबर आई। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन जेल सुरक्षा में लापरवाही के आरोप लगे। कैमरों के काम न करने की खबरें आईं। कई लोगों ने जांच पर सवाल उठाए। यहीं से शुरू हुई षड्यंत्र सिद्धांतों की लंबी श्रृंखला। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। इस मामले ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए। 1. क्या कानून सबके लिए बराबर है? 2. क्या प्रभावशाली संपर्क न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं? 3. पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया कितनी मजबूत है? यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि सिस्टम पर सवाल था। आपकी क्या राय है? क्या इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आई? नीचे टिप्पणी में अपनी सोच जरूर लिखें। आपकी राय इस चर्चा को आगे बढ़ाती है। यह तरीका कमेंट्स और वॉच टाइम दोनों बढ़ाता है। अगर आप ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाते हैं तो शुरुआत में बड़ा प्रश्न, हर 3-4 मिनट में नया मोड़, भावनात्मक जुड़ाव, तथ्यात्मक प्रस्तुति, अंत में खुला सवाल, थंबनेल आइडिया, सच या साजिश, टाइटल में ईयर जोड़ें। CTR बढ़ता है। जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता और पतन की कहानी नहीं है। यह शक्ति, प्रभाव और जवाबदेही की कहानी है। कुछ सवाल आज भी खुले हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, सत्ता और धन, चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, सार्वजनिक जांच से बच पाना आसान नहीं देती है, लेकिन बिना स्किल के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या जरूरी है? आपको स्किल सीखनी है, उसे रोज बेहतर करना है और फिर उससे वैल्यू क्रिएट करना है। जब आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, तब आपकी इनकम अपने आप बढ़ेगी। अनलिमिटेड इनकम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि आज लगाया कल करोड़पति बन गए। इसका अर्थ है आपकी इनकम एक जगह से बंधी न हो। आपकी कमाई आपकी स्किल पर निर्भर करे, न कि आपको। उदाहरण के लिए, यदि आप सीखते हैं क्रिप्टो नॉलेज, अफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल बिजनेस टूल्स, तो उसी एक स्किल से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और अलग-अलग देशों के क्लाइंट्स के साथ जुड़ सकते हैं। यही है स्केलेबल इनकम। अब बात करते हैं मल्टीपल कंट्री विजिट फ्री की। यहाँ फ्री का मतलब है स्मार्ट प्लानिंग और ऑनलाइन वर्क। जब आपकी अर्निंग लैपटॉप और इंटरनेट से होती है, तो आप रिमोट वर्क कर सकते हैं और ट्रैवल के साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत से लोग इसी मॉडल पर दूसरे देशों में रहते हैं और वर्क प्लस ट्रैवल का आनंद लेते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये डिजिटल स्किल्स का फायदा है। फिर आते हैं फ्री कार विद गिफ्ट्स के असली मतलब पर। ये लॉटरी या स्कैम नहीं है। दरअसल कंपनीज परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स में अचीवर्स को रिवॉर्ड्स देती हैं, जैसे कार इंसेंटिव, ट्रैवल रिवॉर्ड्स या बोनसेस। लेकिन ये सब मेहनत, कंसिस्टेंसी और सही सिस्टम से मिलता है। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा क्रिप्टो को सेफ तरीकों से समझना, एफिलिएट मार्केटिंग में बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें,
बिजनेस एडवर्टाइजिंग से क्लाइंट्स कैसे लाएं, ऑनलाइन इनकम को लॉन्ग टर्म कैसे बनाएं, फेक हाइप से कैसे बचें। यहाँ कोई शॉर्टकट या फेक प्रॉमिस नहीं, सिर्फ सीखने का रास्ता है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो सिर्फ एक सिंपल स्टेप लें। मेरी इंस्टाग्राम पर जाएं और हाई मैसेज करें या व्हाट्सएप पर सक्सेस लिखकर भेजें। Precision 91 88761 51506। कृपया सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। आपका कदम सही दिशा में। सीखें, काम करें और आगे बढ़ें।